कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला ले जाएंगे, ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल या तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल से, तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाएगा। क्यों देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ द डेट को मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ द डेट से, प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ द इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द डेट, वेट ऑफ द इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेट ऑफ द इक्विटी से। और फिर के ओ या तो फिर और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, तो के डी को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, डिवाइड करेंगे डी प्लस बाय एस से, प्लस करेंगे के ई को मल्टीप्लाई करेंगे एस से, डिवाइड करेंगे डी प्लस बाय एस से। यहाँ पर डी का मतलब क्या हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट हो जाएगा, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी हो जाएगा। के ओ का मतलब क्या होता है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल होता है। के डी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द डेट, और के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दो थियरी है, एक रिलेवेंट थियरी है, एक इररिलेवेंट थियरी है। रिलेवेंट थियरी के अंदर क्या आएगा, तो एनआई अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, एमएम अप्रोच जिसको बोलते हैं, वो विद टैक्स होगा। और इररिलेवेंट थियरी के अंदर विदाउट टैक्स होगा। और एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। पहला अप्रोच देखते हैं, नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच बोलते हैं इसको। इसके अंदर वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू एस प्लस बाई डी, जहाँ पर v क्या होगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म होगा, एस क्या होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी होगा, डी क्या होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एस वो कैसे निकलेगा, तो एनआई को डिवाइड करेंगे के ई से। एनआई क्या है, तो अर्निंग्स जो अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। के ई क्या होगा, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट होगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म से। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, जहाँ पर ईबीआईटी दे दिया 5 लाख रुपये का, 10% 20 लैक्स के डेट दे दिए गए हैं। इक्विटी कैपिटलाइजेशन के ई दे दिए गए 16%, कैलकुलेट करके बताना है मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल भी बताना है। तो जो ईबीआईटी होगा उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स, 20 लाख का 10% करेंगे 2 लाख, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको एनआई भी बोलेंगे, नेट इनकम 3 लाख रुपये का। इक्विटी कैपिटलाइजेशन का रेट के ई दे दिया था हमको 16% है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एस जिसको बोलेंगे वो कैसे निकलेगा, तो एनआई को डिवाइड करेंगे के ई से, तो 3 लाख को डिवाइड करेंगे 16% है, तो 18,75,000 आ जाएगा। वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट डी कैसे निकलेगा, तो वो हमको दिया ही गया है, हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख रुपये, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,75,000 प्लस 20 लाख, तो 38,75,000 आ जाएगा। ये क्या हो गया, तो वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया वी, जिसको हम कैसे लिखेंगे, तो वी इज इक्वल टू एस प्लस बाई डी। या तो आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म से, तो 5 लाख को डिवाइड करेंगे 38,75,000 से 12.90% आ जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे, इलस्ट्रेशन 2 के अंदर ईबीआईटी दे दिया 1 लाख रुपये का, कंपनी यूज़ कर रही है डेट एंड कैपिटल दोनों, इक्विटी कैपिटल दोनों। जो फर्म है उसके पास 10% डिबेंचर से 5 लाख रुपए के, तो फर्म की इक्विटी कैपिटलाइजेशन जो है वो कितना है, 15% है। कैलकुलेट करके बताना है हमको टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। ईबीआईटी दे दिया 1 लाख, उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, 5 लाख का 10% 50,000 आएगा, तो अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर 50,000 हो जाएगा। के ई कितना है, 15% है, तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी एस कैसा आएगा, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करेंगे के ई से, 50,000 को डिवाइड करेंगे 0.15 से, तो कितना आएगा, 3,33,333। वैल्यू ऑफ द डेट जो हमको दिया गया है 5 लाख, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द डेट के अंदर वैल्यू ऑफ द इक्विटी जोड़ देंगे तो 8,33,333 आ जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के ओ कैसे निकालेंगे, तो के ई उसको मल्टीप्लाई करेंगे एस डिवाइड बाई वी से, प्लस बाय के टी उसको मल्टीप्लाई करेंगे डी डिवाइड बाई वी से। ये क्या है, तो सिर्फ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो हमने देख के आए हैं वही है ये। यहाँ पर क्या था, हमारा वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना होता था, तो यहाँ पर के ई कितना दिया गया, तो 0.15 है, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 3,33,333 ये हमारा एस था, उसको डिवाइड करेंगे 8,33,333 से, प्लस बाय 0.10 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख को डिवाइड करेंगे 8,33,333 से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 3,33,333 को डिवाइड करेंगे 8,33,333 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, और फिर प्लस कर देंगे कितना, जो 5 लाख है उसको डिवाइड करेंगे 8,33,333 से, मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से। ये दोनों का जो भी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल होगा। कि वो कैसे निकालेंगे, तो ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे वी से, तो ईबीआईटी कितना है, 1 लाख रुपये, उसको डिवाइड करेंगे वी कितना है, तो 8,33,333, तो 12% आ जाएगा। डिटरमाइन करके बताना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे दी गई है हमको। ऑप्शन 1 के अंदर कॉस्ट ऑफ द डेट दे दिया गया है, के डी 11% दिया गया है, के ई जो है वो 13% दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है डेट ऑन द टोटल वैल्यू। मतलब डेट ऑन द टोटल वैल्यू का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमको वेट दे दिया गया है, हमको के डी का वेट दे दिया गया है। यहाँ पर अगर के डी का वेट दिया गया है और हमको के ई का वेट निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये तो के डी का वेट परसेंटेज के अंदर दिया गया है 0,0, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0,0 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ई का वेट आ जाएगा। तो के ई का वेट कितना होगा, यहाँ पर फर्स्ट के अंदर 1 हो जाएगा, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो
हमारे को के ओ फाइंड करने के लिए मिलेगा 11 को मल्टीप्लाई 0 कैसे करेंगे और फिर प्लस करेंगे किसको 13 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ये 1 कैसा है पता चला ना। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ द डेट ऑन द टोटल वैल्यू, मतलब यहाँ पर वेट जो था के डी का वो कितना था 0 था, तो 1 में से माइनस करेंगे 0 तो हमारे पास जो वेट होगा के ई का वो मिल जाएगा। तो के ई का वेट कितना होगा तो 1 आ गया, तो यहाँ पर 13% हो जाएगा। सेकंड के अंदर देखेंगे तो 11% है, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.1 से, जो परसेंटेज ऑफ द डेट दिया गया है ऑफ द टोटल वैल्यू के ऊपर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और 13 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.9 से। ये 0.9 कैसा आया तो 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो जो वेट होगा के ई का वो हमको मिल जाएगा, और दोनों को टोटल कर देंगे तो 12.80% के ओ आ जाएगा। उसके बाद क्या है 11.16 है के डी का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। और 14 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से। 0.8 कैसे आएगा तो 1 में से माइनस करेंगे 0.2 तो 0.8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13.52%। वैसे ही 4th 5th 6th 7th का देख लेंगे, और यहाँ पर जो भी सबसे लोवेस्ट होगा उस ऑप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर WAC से सबसे लोवेस्ट आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो सातों ऑप्शन में से सबसे लोवेस्ट कहाँ पर आ रहा है तो 12.80 सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर लोवेस्ट WACC आ रहा है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच देखेंगे, NOI अप्रोच। इलस्ट्रेशन 4 EBIT दे दिया 5 लाख रुपए का, डेट दे दिया है 10%। जो फर्म है वो एम्प्लॉयड की गई है, 15 लाख का डेट लेकर बैठी है फर्म। ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है फर्म की वो 15% है। कैलकुलेट करके बताना है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी। स्टेटमेंट बनाएंगे वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स 15 लाख का 10% करेंगे, 1,50,000 है जो कि माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा 3,50,000 रुपये। और के ओ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के ओ हमको दिया गया था कितना 15% दिया गया था। तो अगर वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली हो तो क्या आएगा तो EBIT को डिवाइड करेंगे के ओ से, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 लाख को डिवाइड करेंगे 0.15 से, तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू ऑफ द फर्म 33,33,333 आ जाएगी। अभी कॉस्ट ऑफ द इक्विटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट हमको 15 लाख रुपए दिया गया था और वैल्यू ऑफ द फर्म हमारे पास 33,33,333 है। तो वी कैसे निकलता है, जब हम लोग वैल्यू ऑफ द इक्विटी और वैल्यू ऑफ द डेट को जोड़ते हैं तब हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म निकलता है। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म तो पहले से ही है और वैल्यू ऑफ द डेट भी है, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगा 33,33,333 में से माइनस करेंगे 15 लाख तो 18,33,333 आ जाएगा। के ई देखेंगे तो अर्निंग अवेलेबल जो होगी इक्विटी शेयर होल्डर को उसको डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द इक्विटी से, या तो हम लोग बोलेंगे EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करो और उसको डिवाइड करो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी से। तो यहाँ पर 3,50,000 को डिवाइड करेंगे किससे 18,33,333 से, तो 9.09 आ जाएगा। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं के ओ निकालना हो तो के ओ का के ई निकालना हो तो पहले के ओ का फॉर्मूला क्या होता है तो के ओ का फॉर्मूला होता है के ई और फिर ब्रैकेट में S डिवाइड बाई V प्लस बाई के डी ब्रैकेट में D डिवाइड बाई V होता है। और अगर हम लोग को के ई फाइंड आउट करना है तो जो के ई राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और जो के ओ लेफ्ट हैंड साइड पे उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो के ई इज इक्वल्स टू के ओ V के ओ मल्टीप्लाई करेंगे V डिवाइड बाई S। यहाँ पर जो S डिवाइड बाई V था उसको रिवर्स कर देंगे हम लोग तो V डिवाइड बाई S हो जाएगा और प्लस को माइनस कर देंगे के D डिवाइड बाई S। यहाँ पर D डिवाइड बाई S करेंगे, नीचे तो S ही आएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ द इक्विटी हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए नीचे तो S ही आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा तो जो के ओ है तो के ओ के लिए क्या न्यूमरेटर में रहेगा तो V रहेगा, तो V क्या होगा तो वो वैल्यू ऑफ द फर्म होगा और D क्या है तो वैल्यू ऑफ द डेट है। तो यहाँ पर कितना निकालेंगे 0.15 जो है वो क्या है के ओ है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 333 से और फिर डिवाइड किससे करेंगे 18,333 से और फिर माइनस करेंगे 0.10 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाख को डिवाइड करेंगे 18,33,333 से। मतलब यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाय 18,33,333 किया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे हमारे पास कैलसी है तो 33,33,333 को डिवाइड करेंगे 18,33,333 से और मल्टीप्लाई 0.15 से करेंगे। वो जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे और फिर माइनस लिखेंगे और फिर ये 15 लाख को डिवाइड करेंगे 18,33,333 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से और वो जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे जो पहले हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 19.09%। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड है जो कि आइडेंटिकल है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैपिटल आइडेंटिकल एक्सपेक्ट फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब दोनों आइडेंटिकल फॉर्म है। अल्फा लिमिटेड है उसके पास 50% डेट है और 50% इक्विटी है, जहाँ पर बीटा लिमिटेड है उसके पास 20% डेट है और 80% इक्विटी है। सारे परसेंटेज हैं वो मार्केट वैल्यू के टर्म्स के बेसिस पे दिए गए हैं।
जो बोरोड रेट है दोनों कंपनी का वो 8% है। कोई टैक्स वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, मतलब टैक्स यहाँ पर है नहीं। कैपिटल मार्केट अज्यूम किया जा रहा है कि वो परफेक्ट है। अगर ए के अंदर दिया गया है, अगर 2% का शेयर्स अल्फ़ा लिमिटेड का हमारे पास है, तो डिटरमाइन करके बताइए कि रिटर्न कितना होगा कंपनी का। अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 3,60,000 की होती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो है के ओ वो कितनी है, 18% है। और कैलकुलेट करके भी बताना है कि इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी ऑफ द अल्फ़ा लिमिटेड कितना होगा। तो ए का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा लिमिटेड, वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा लिमिटेड निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो एन ओ आई को डिवाइड करेंगे की ओ से। तो एन ओ आई कितना होगा, तो यहाँ पर 3,60,000 दिया गया है, तो उसको डिवाइड करेंगे 18% से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 लाख रुपए आ जाएगा। अभी रिटर्न ऑन द इक्विटी ऑफ द शेयर्स ऑफ द अल्फ़ा लिमिटेड देखेंगे तो वैल्यू ऑफ द कंपनी कितनी है, तो 20 लाख। उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट कितना होगा, तो बोला गया था कि 50% जो है अल्फ़ा लिमिटेड का वो इक्विटी से आ रहा है और 50% जो है वो डेट से है। तो यहाँ पर 10 लाख और 10 लाख क्या हो गया हमारा, डेट से 10 लाख है और इक्विटी कितना है, 10 लाख है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ निकल गई, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी। नेट ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे तो 3,60,000 है, उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन द डेट, वो कितना आएगा, तो 10 लाख का 8% करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। और अर्निंग जो अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर को वो कितनी होगी, 3,60,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो 2,80,000 आ जाएगा। रिटर्न ऑन द इक्विटी कितना, 2% ऑन द इक्विटी शेयर्स के ऊपर है, क्यों, क्योंकि हम 2% ही ओन कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर 2,80,000 का 2% करेंगे तो 5,600 आएगा। इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न ऑन द इक्विटी वो कैसे निकालेंगे, तो अर्निंग्स जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को उसको डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी से। तो 2,80,000 को डिवाइड करेंगे 10 लाख से, तो कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। अभी बी देखते हैं। बीटा लिमिटेड सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम है जो अल्फ़ा लिमिटेड की थी। कैलकुलेट करके बताइए इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न इक्विटी ऑफ द बीटा लिमिटेड के लिए, और एनालाइज करके भी बताइए क्यों डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, अल्फ़ा और बीटा के अंदर। कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी कितना आएगा, तो 20 लाख। उसका 20% डेट से है, यहाँ पर दिया गया था ऊपर कि 20% जो है बीटा का वो डेट है और 80% जो है वो इक्विटी से है। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए का डेट आ गया और मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितना, 80% है 20 लाख का, तो 16 लाख का आ गया। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम 3,60,000 में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 4 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 8% से, तो 32,000 का आ जाएगा। आइडेंटिकल है इसलिए यहाँ पर भी समझ लेना है कि 8% पे ही डेट होगा। तो वो कितना आएगा, 32,000 रुपये आ गया। 3,60,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो 3,28,000 का अर्निंग्स जो अवेलेबल हो जाएगी शेयर होल्डर्स को। अभी इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न ऑन द इक्विटी फाइंड आउट करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल जो द इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी से, तो 3,28,000 को डिवाइड करेंगे 16 लाख से, तो 20.5% आ जाएगा। इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द बीटा लिमिटेड जो है वो कम आ रहा है अल्फ़ा लिमिटेड से, क्यों, क्योंकि बीटा लिमिटेड यूज़ कर रही है डेट, क्योंकि बीटा लिमिटेड कम यूज़ कर रही है डेट कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो लीनियर फंक्शन है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की वजह से। तो डिक्लाइन जितना हो रहा है, डिक्लाइन जितना रिक्वायर्ड है इक्विटी रिटर्न्स के अंदर वो ऑफसेट करके दे रहा है एंड वो डिसएडवांटेजेस भी हो रहा है अगर एम्प्लॉइंग किया जाएगा मच इन द वे ऑफ द चीपर डेट ऑफ द फंड। मतलब इसका इंसर्ट एक ही चीज़ है कि जो डेट है अगर वो ज़्यादा होता है तो डेट ज़्यादा होने की वजह से हमको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है टैक्स के अंदर। डेट ज़्यादा होने से हमको टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर डेट कम है, यहाँ पर क्या है, डेट कम है किसके अंदर, बीटा लिमिटेड के अंदर, इसलिए वहाँ पर जो अर्निंग्स अवेलेबल्स है वो कितनी आ रही है, 20.5% आ रही है। लेकिन जो अल्फ़ा लिमिटेड है उसके अंदर अर्निंग्स कितनी आ रही है, 28% आ रही है, क्योंकि वहाँ पर डेट ज़्यादा है तो डेट की वजह से फ़ायदा हो रहा है इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को। एमएम अप्रोच देखते हैं, विदाउट टैक्स है और विद टैक्स है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम को डिवाइड करेंगे के ओ से। के ई कैसे निकालेंगे, तो के ओ प्लस बाय ब्रैकेट के अंदर के ओ माइनस बाय के डी और डेट डिवाइड बाय इक्विटी। के ओ माइनस बाय के ई को मल्टीप्लाई करेंगे डेट डिवाइड बाय इक्विटी से और प्लस कर देंगे के ओ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ई आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द लिवर्ड कंपनी देखेंगे तो लिवर्ड वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड कंपनी प्लस बाय टैक्स बेनिफिट, या तो आप बोलो वी जी इज इक्वल्स टू वी यू प्लस बाय टी बी।
कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इन द लिवर्ड कंपनी देखेंगे तो के ई जी इज इक्वल्स टू के ई यू प्लस बाई के ई यू माइनस बाई के डी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेट, डिवाइड करेंगे डेट प्लस बाई इक्विटी से। ये लिवर्ड फर्म क्या होता है और अनलिवर्ड फर्म क्या होता है? तो लिवर्ड फर्म वो होता है जहाँ पर डेट और इक्विटी दोनों होते हैं, और अनलिवर्ड फर्म वो होता है जहाँ पर सिर्फ इक्विटी ही होता है, डेट नहीं होता। के ई जी का मतलब क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इन द लिवर्ड कंपनी, और के ई यू का मतलब क्या हो रहा है कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इन द अनलिवर्ड कंपनी, के डी का मतलब क्या हो रहा है कॉस्ट ऑफ द डेट, और टी बी का मतलब क्या हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स सील्ड। डब्ल्यू एस सी सी इन द लिवर्ड कंपनी देखेंगे तो इसको बोलेंगे के ओ जी इज इक्वल्स टू के ई यू वन माइनस बाई टी एल। तो यहाँ पर के ओ जी कितना क्या होगा? तो डब्ल्यू एस सी सी जो कि लिवर्ड कंपनी के अंदर है, के ई यू क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इन द अनलिवर्ड कंपनी के अंदर, टी मतलब टैक्स रेट होगा, एल इज इक्वल्स टू डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस बाई इक्विटी। इलस्ट्रेशन से देखते हैं जहाँ पर जो वैल्यू है लिवर्ड फर्म की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म। दो कंपनी है एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड, जो कि अर्न कर रही हैं, जिसकी सेम अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT 20,000 रुपये का दिया गया है। एम लिमिटेड है वो लिवर्ड कंपनी है जिसके पास डेट है 1,00,000 रुपये का एट द रेट ऑफ 7% रेट ऑफ द इंटरेस्ट के हिसाब से। जो कॉस्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड है वो 10% है, एंड एम लिमिटेड की है वो कितनी है 11.50% है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एम लिमिटेड के अंदर इक्विटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और एन लिमिटेड के अंदर भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर हमको EBIT कितना दिया गया था? 20,000 रुपये दिया गया था एम लिमिटेड के अंदर। 20,000 में से हम लोग ये डेट जो होगा उसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो 1,00,000 रुपये का डेट है और 7% के हिसाब से है, तो मतलब कितना हो गया 7,000 हो गया। तो 20,000 में से 7,000 माइनस करेंगे और फिर डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे के ई से। के ई कितना 11.50% है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास इक्विटी कितना आ जाएगा 1,13,043 आ जाएगा। वैसे ही एन के अंदर देखेंगे इक्विटी कितना आएगा, तो 20,000 का EBIT है, यहाँ पर इंटरेस्ट है नहीं, तो यहाँ पर 20,000 ही रहेगा। 20,000 को के ई से डिवाइड कर देंगे, कितना है 10% से डिवाइड करेंगे तो 2,00,000 रुपये आ जाएगा हमारा इक्विटी। अभी डेट देखेंगे तो एम लिमिटेड के अंदर ही डेट है, एन लिमिटेड के अंदर तो डेट है नहीं, तो एम लिमिटेड के अंदर डेट कितना है 1,00,000 रुपये का, तो वो लिख देंगे। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,13,043, ये क्या आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। एन लिमिटेड का भी देखेंगे तो 2,00,000 रुपये आ जाएगा, और EBIT दोनों का सेम ही है, कितना है 20,000 रुपये है। दोनों का सेम ही है, EBIT 20,000 रुपये है जो कि बोला गया था हमको। तो एम लिमिटेड है वो 2,13,043 लगाकर 20,000 रुपये कमा रही है, और जो एन लिमिटेड है वो सिर्फ 2,00,000 रुपये लगाकर 20,000 रुपये कमा रही है। अज्यूम कर रहे हैं कि 10% इन्वेस्टमेंट है इन द एम लिमिटेड। तो स्टेप 1 देखेंगे तो अर्निंग्स जो है एम लिमिटेड के अंदर वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आर्बिट्रेज का सम है। आर्बिट्रेज का सम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कि जिसकी फर्म की वैल्यू ज़्यादा होती है उस फर्म में से निकल कर हम लोग जिसकी फर्म की वैल्यू कम होती है उसमें जाते हैं। अगर सेम रेट ऑफ द हमारा EBIT होता है, तो मतलब अर्निंग्स अगर सेम होती है तो हम लोग ज़्यादा वैल्यू, जिस फर्म की ज़्यादा वैल्यू होती है उस फर्म में से निकलकर जिस फर्म की कम वैल्यू होती है उस फर्म की वैल्यू के अंदर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो लेकिन इसके अंदर जो EBIT है, जो अर्निंग्स है वो कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अज्यूम करते हैं 10% हमने इन्वेस्ट किया है एम लिमिटेड के अंदर, तो अर्निंग्स जो है एम लिमिटेड की वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अर्निंग्स फॉर द इक्विटी 20,000 रुपये जो कि क्या था EBIT था, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ पर है एम लिमिटेड के अंदर है, हमको कहाँ जाना है एन लिमिटेड के अंदर जाना है। तो पहले एम लिमिटेड के अंदर से हमको कितना अर्निंग्स हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 20,000 में से माइनस करेंगे 7,000 रुपये। ये 7,000 रुपये क्या था, तो 1,00,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7%, जो कि बोरोइंग लेके बैठा है, डेट लेके बैठा है, उसको माइनस करेंगे तो 13,000 रुपये अर्निंग्स फॉर द इक्विटी हो गया। ये एम लिमिटेड ने कमाया हुआ पैसा है। अब इसमें से हमारा पोर्शन कितना है, तो 10% है, तो 13,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 1,300 रुपये आ जाएगा। स्टेप 2 देखेंगे तो शेयर्स ऑफ द एम लिमिटेड जो कि हम लोग सेल कर देंगे, इसको बेच के हम लोग कहाँ पर जाएंगे, एन लिमिटेड के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना बेच के हमको मिल रहा है, तो 1,13,043 को मल्टीप्लाई कितना करेंगे 10% करेंगे तो कितना आएगा 11,304 आएगा। बोरोइंग्स देखेंगे, अब यहाँ पर बोरोइंग्स कितनी हम लोग ले सकते हैं, तो बोरोइंग्स जो एम लिमिटेड ने उठाई है उसी रेट पे हम लोग बोरोइंग्स ले सकते हैं। यहाँ पर एम लिमिटेड ने बोरोइंग्स कितने पे उठाई थी, 1,00,000 की बोरोइंग उठाई थी 7% पे, तो हम भी 7% पे ऊपर हमको भी बोरोइंग्स मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू के ऊपर बोरोइंग्स उठाई होती है, तो मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उसी पे हमको भी बोरोइंग्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर बोरोइंग कितना है 7% पे है, तो 7% पे हमको भी मिल जाएगी। तो हम लोग कितना उठाएंगे, तो हम लोग उतना ही उठा सकते हैं
जितना हमने इन्वेस्ट किया होता है। तो 10% हमने इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख का 10% करेंगे। ये 1 लाख क्या था, तो 1 लाख डेट की अमाउंट थी। एम लिमिटेड के अंदर डेट जितना था इतना ही हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 1 लाख जितना ही लेंगे तो 1 लाख को 10% जितना हम लेंगे बोरोइंग से, जो कि 7% के रेट पे होगा, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और टोटल फंड जो अवेलेबल होगा वो कितना हो जाएगा, हमने 10,000 उठाए हैं बोरोइंग से 7% के रेट के ऊपर, प्लस बाय जो हमको मार्केट में हमने सेल कर दी एम लिमिटेड के शेयर्स, उससे जो मिल रहा है दोनों का टोटल करेंगे, इतना हम लोग टोटल फंड जो हमारे पास अवेलेबल होगा जो कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एन लिमिटेड के अंदर, तो वो कितना हो रहा है, तो 21,304 हो रहा है। अब बाय करेंगे किसके शेयर, एन लिमिटेड के 21,304 के। इसके अंदर हम लोग परसेंटेज देखेंगे कि कितना परसेंट हमको मिलेगा होल्डिंग। तो अगर हम लोग 21,304 लगाते हैं, इतने रुपए लगाते हैं हम लोग कितने में से, तो एन लिमिटेड के अंदर कितना है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म तो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही है। कितना निकालेंगे, 2,13,004 को डिवाइड करेंगे 2 लाख से तो कितना आएगा, 10.652% आएगा। इतना हमारे को होल्डिंग मिल जाएगा किसके अंदर, एन लिमिटेड के अंदर। अगर हम लोग 21,304 रुपये लगाते हैं एन लिमिटेड के अंदर, तो अर्निंग्स देखते हैं एन लिमिटेड की आफ्टर द इंटरेस्ट बोरोड फंड, तो कितनी अर्निंग्स हमको मिलेगी, तो 20,000 तो अभी कमा ही रहे हैं EBIT की तरफ से। 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.652% से, 20,000 में से हमारा हिस्सा कितना होगा, तो 10.652%, क्योंकि हम लोग होल्ड कितना कर रहे हैं, 10.652% होल्ड कर रहे हैं। तो EBIT जितना कमाएंगे उसमें से 10.652% किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो वो कितना होगा, 2130.40। इसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमने बोरोइंग लिखा ही है। बोरोइंग कितनी थी, एन लिमिटेड ने तो कोई डेट उठाया नहीं था, तो एन लिमिटेड के अंदर तो कोई बोरोइंग्स होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर 20,000 में से जो 20,000 EBIT कमा रहे हैं उसमें से हमको बोरोइंग्स का परसेंटेज जो हम माइनस करते हैं वो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने तो बोरो किया है, हमने कितने रुपए बोरो किया है, 10,000 रुपये बोरो किया है 7% के हिसाब से, तो उसका इंटरेस्ट तो हमको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट हम लोग निकाल देंगे, 10,000 का 7% तो 700 आएगा। तो 2130.40 में से माइनस करेंगे 700, तो हमारे पास नेट अर्निंग कितनी आएगी, 1430.40। मतलब अगर हम लोग एम लिमिटेड के शेयर्स बेच देते हैं और कुछ अमाउंट हम लोग बाहर से बोरो कर लेते हैं और वो दोनों को मिला के हम लोग एम लिमिटेड के अंदर लगा देते हैं, तो हमारे को कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 1430.40 में से माइनस करेंगे 1300, क्योंकि पहले हम लोग एम लिमिटेड के अंदर कितना कमा रहे थे, 1300 रुपये कमा रहे थे, और एन लिमिटेड के अंदर हम लोग कितना कमा रहे हैं, 1430.40 कमा रहे हैं इंटरेस्ट पे करने के बाद भी। तो हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो इंक्रीज़ इन द अर्निंग कितनी हो गई हमारी, 130 रुपीज़ की इंक्रीज़ इन द अर्निंग हो गई। अभी ऑल्टरनेटिव 2 देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होगा क्या आर्बिट्रेज प्रोसेस कैरिड आउट करो, आर्बिट्रेज प्रोसेस कैरिड आउट करो, तो हमको ऑल्टरनेटिव 2 लगाना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव 1 नहीं लगाने का। ऑल्टरनेटिव 1 कब लगाएंगे, जब हमको बोला गया होगा कि इंक्रीज़ इन द अर्निंग्स करो, कितनी अर्निंग्स आप इंक्रीज़ कर रहे हो। अगर आप एम में से निकल के एन में जा रहे हो तो हम ये लिखेंगे, ये ऐसे आंसर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बोला गया होगा कि खाली प्रोसेस बताइए, आर्बिट्रेज कैसे हो रहा है उसकी प्रोसेस बताइए, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव 2 निकालेंगे हम लोग, जिसके अंदर हम लोग है ना कितना सरप्लस जो बच रहा है उसको साइड में रख देंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टेप नंबर 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके अंदर कितना आ रहा है, तो 1300 रुपये आ रहा है हमारा, और सेल कर देंगे शेयर्स एम लिमिटेड के, वो हम लोग शेयर करेंगे। तो कितने में सेल करेंगे, तो 11,304 के अंदर शेयर करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 2 के अंदर देखा था। और स्टेप नंबर 3 के अंदर देखेंगे तो बोरोड फंड हम लोग कितना उठाएंगे, 10,000 का 7% इंटरेस्ट के हिसाब से उठाएंगे। तो टोटल फंड हमारे पास कितना आ जाएगा, 21,304। अब 21,304 के अंदर से हम लोग लगाएंगे कितना बाय करेंगे एन लिमिटेड के शेयर्स, तो सिर्फ 10% ही बाय करेंगे, 2 लाख का 10% ही बाय करेंगे, क्योंकि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट था एम लिमिटेड के अंदर 10% ही था, तो हम इसके अंदर भी कितना लगाएंगे, 10% ही लगाएंगे। तो 2 लाख का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 20,000 रुपये आएगा। और बाकी जो बचेगा 21,304 में से 20 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, सरप्लस होगा, कैश सरप्लस, जो कि हम लोग साइड में रख के रखेंगे। तो अर्निंग्स फ्रॉम द एन लिमिटेड कितनी आ जाएगी हमारी, तो 20,000 EBIT जो था वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, उसका 10% है तो कितना आएगा, 2,000 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट जो कि हमने बोरोइंग के लिए पे करना पड़ेगा हमको, जो कि हम लोग बोरो करके लाए हैं 10,000 रुपये 7% के हिसाब से, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो 700 हो जाएगा। तो 2,000 में से माइनस करेंगे 700 तो 1300 रुपये। मतलब यहाँ पर एम लिमिटेड ने जितना अर्न कर रहे थे हम लोग एम लिमिटेड के अंदर, इतना ही हम लोग एन लिमिटेड के अंदर भी अर्न कर पाएंगे अगर हम लोग कितना लगाते हैं, 20,000 रुपये लगाते हैं तो। और बाकी हमको सरप्लस भी बच जाएगा कितना, 1304 का। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं।
फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है इन रेस्पेक्ट ऑफ द टू कंपनी हैविंग द बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी गई 2 लाख रुपये का, EBIT दे दी गई 30,000 रुपये का, KE दे दी गई 12.5%, डेट 10% के हिसाब से। इक्विटी भी है, लिवर्ड कंपनी है और अनलिवर्ड कंपनी है। लिवर्ड कंपनी के अंदर डेट होता है, अनलिवर्ड के अंदर डेट नहीं होता। एंड इन्वेस्टर जो है वो होल्ड करा है 15% शेयर्स इन द लिवर्ड कंपनी। मतलब हम लोग लिवर्ड कंपनी के अंदर 15% होल्ड करके बैठे हैं शेयर्स। कैलकुलेट करके बताना है हमको अर्निंग्स कितनी होगी इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं लिवर्ड में से अनलिवर्ड के अंदर। अब यहाँ पर हमको क्या बताना पड़ेगा, हम शिफ्ट कर रहे हैं मतलब हमारी इंक्रीज़ कितनी होगी। इंक्रीज़ बोल दिया इसने वर्ड, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिवर्ड और अनलिवर्ड के अंदर इक्विटी फाइंड आउट करेंगे हम लोग पहले। तो EBIT कितना होगा, तो EBIT 30,000 रुपये होगा। यहाँ पर दोनों के अंदर सेम ही होगा, तभी हम लोग आर्बिट्रेज फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर दोनों के अंदर EBIT सेम नहीं होगा तो आर्बिट्रेज फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखेंगे तो 30,000 में से माइनस करेंगे हम लोग कितना, 10,000। ये 10,000 क्या होगा, तो डेट है 1 लाख रुपये का 10% के हिसाब से, तो उसका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे किससे, तो KE दिया गया है उससे डिवाइड करेंगे। तो KE कितना 12.5% आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगा 1,60,000 की। और अनलिवर्ड के अंदर देखेंगे तो कितना है, 2 लाख रुपये की इक्विटी है। लेकिन यहाँ पर 2 लाख कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कितना है, EBIT से फाइंड आउट करेंगे। EBIT में से अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो वो माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे KE से। तो हमारे पास कितनी है कि 2,40,000 की आ गई। क्या हो गई है, इक्विटी हो गई अनलिवर्ड फर्म की। डेट देखेंगे तो लिवर्ड के अंदर है 1 लाख रुपये का और अनलिवर्ड के अंदर तो कुछ होता नहीं है, तो नील है, तो 2,60,000 और 2,40,000 वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। इस वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर हमने EBIT कितना कमाया है, मतलब कंपनी ने कितना कमाया है, दोनों कंपनी ने 30,000 रुपये कमाए। तो लिवर्ड फर्म 2,60,000 रुपये लगाकर 30,000 रुपये कमा रही है और अनलिवर्ड फर्म 2,40,000 रुपये लगाकर 30,000 रुपये कमा रही है। तो इसलिए हम लोग लिवर्ड में से अनलिवर्ड फर्म के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अर्निंग्स जो है इन दी लिवर्ड फर्म स्टेप 1 के अंदर देखेंगे तो वो कितनी है, वो कितना अर्न कर रही है, 30,000 अर्न कर रही है लिवर्ड फर्म, जिसमें से 10,000 का क्या पे करेगी, वो इंटरेस्ट पे करेगी डेट का। 1 लाख का 10% जो था, तो हमारे पास अर्निंग्स फॉर द इक्विटी कितनी आएगी, तो 20,000 रुपये आएगी। इसमें से हमारा कितना होगा परसेंटेज, 15% होगा। तो 20,000 का 15% करेंगे तो 3,000 रुपये आ जाएगा। हम 3,000 रुपये कमा रहे हैं लिवर्ड फर्म के अंदर से। स्टेप 2 देखेंगे, शेयर्स ऑफ द लिवर्ड फर्म अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो क्या होता है, तो 1,60,000 का है, उसका 15% हमारे पास है तो 24,000 रुपये का हो गए। तो ये 24,000 रुपये हम लोग मार्केट में सेल कर देंगे तो हमको मिल जाएंगे। बोरोइंग्स कितना होगी, तो 10% के हिसाब से बोरोइंग होगी। 1 लाख का 15%। यहाँ पर क्या करना होता है, जो डेट होती है लिवर्ड फर्म के अंदर 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख जितनी 1 लाख का 15% मतलब हमारे शेयर्स कितने थे, 15% थे, तो हम इतनी बोरिंग ले सकते हैं। तो 1 लाख वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 15% करेंगे तो कितना आ जाएगी, 15,000 आ जाएगी। और कितने रेट पे मिलेगी, जो कि कंपनी को जिस रेट पे मिली है उस रेट पे हमको मिल जाएगी। कितने परसेंट पे मिलेगी, कंपनी को 10% पे मिली है तो हमको भी बोरिंग 10% पे मिल जाएगी, 15,000 रुपये। टोटल फंड अवेलेबल कितना है, तो 24,000 प्लस बाय 15,000 करेंगे तो कितना 39,000 का अवेलेबल होगा हमारे पास फंड। और ये पूरा फंड हम लोग लगा देंगे। अभी यहाँ पर सरप्लस निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसने बोला कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो बताइए, अगर आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर पूरा जितना हमारे पास टोटल फंड पड़ा होगा वो पूरा हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे अनलिवर्ड फर्म के अंदर। तो बाय कर देंगे शेयर्स ऑफ द अनलिवर्ड फर्म्स, कितने 39,000 के हम लोग बाय करेंगे। तो हमारा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा अनलिवर्ड फर्म के अंदर, तो 39,000 को डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी, 2,40,000 से, तो कितना आएगा 0.1625 0.1625 का हमारा परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग हो जाएगा किसके अंदर, हमारा हो जाएगा अनलिवर्ड फर्म के अंदर हो जाएगा। अभी तक हम लोग कितना परसेंट होल्ड कर रहे थे, लिवर्ड फर्म के अंदर 15% होल्ड कर रहे थे। लेकिन हम लोग जब शिफ्ट होंगे तो हमारे पास कितना होल्डिंग हो जाएगा, 39,000 लगा के 0.1625 हो जाएगा। स्टेप 5 देखेंगे हम लोग, अर्निंग्स जो है अनलिवर्ड फर्म के अंदर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग वो कितनी आएगी, तो अर्निंग्स कितनी होगी, तो 30,000 तो कमा ही रहे हैं, 30,000 का 0.1625 हमारा होगा, तो 4,875 अर्निंग्स हमको मिलेगी अनलिवर्ड फर्म में से। इसमें से हमको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा जो कि बोरोड करके लाए हम लोग, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमको पे करना होता है, तो वो इंटरेस्ट हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा नेट अर्निंग निकल के आ जाएगी। तो कितना था, 15,000 का 10% था, तो 15,000 हम लोग लेके आए थे 10% के हिसाब से, तो 1,500 आएगा। तो 4,875 में से 1,500 माइनस करेंगे तो नेट अर्निंग 3,375 आ जाएगी। तो इंक्रीज इन द अर्निंग्स कितनी होगी, तो पहले हम लोग कितना कमा रहे थे, पहले हम लोग कमा रहे थे 3,000 रुपये। पहले हम लोग कितना कमा रहे थे, जब हम लोग लिवर्ड फर्म के अंदर थे तो 3,000 कमा रहे थे। अभी हम लोग कितना कमा रहे हैं, 3,375 कमा रहे हैं। तो इंक्रीज़ कितना हो गया, 375 का इंक्रीज़ हो गया अर्निंग्स के अंदर। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, जब वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म अगर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म,
यानी यहाँ पर उल्टा सिचुएशन हो गया, अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लिवर्ड फर्म। देखते हैं, देर आर 2 कंपनी, 2 कंपनी, एक यूल लिमिटेड है एंड एक एल लिमिटेड है, जिसकी एनओआई दे दिया है 20,000 रुपये। एक्सपेक्ट किया जाता है कि एल लिमिटेड जो है वो लिवर्ड कंपनी है जिसके पास डेट है 1,00,000 रुपये 7% के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड की है वो कितनी है, 10% और 18% रेस्पेक्टिवली। हमको बताना है आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे वर्क करेगी। यहाँ पर फिर आ गया कि प्रोसेस कैसे वर्क करेगी। अगर प्रोसेस कैसे वर्क करेगी बताना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो कि सरप्लस होगा उसको साइड में रख देना पड़ेगा और हमको इन्वेस्ट इतना ही करना पड़ेगा जितना हम लोग अभी करके बैठे हैं। तो देखेंगे इसको, यू लिमिटेड कंपनी है और एल लिमिटेड कंपनी है। इसका एनओआई मतलब ईवीआईटी दे दिया गया है, कितना था, 20,000 रुपये का दिया गया था। तो 20 इक्विटी हम फाइंड आउट करेंगे अनलिवर्ड के अंदर, तो 20,000 में से माइनस करेंगे नील, क्योंकि यहाँ पर कोई डेट है नहीं इसलिए यहाँ पर नील है। और फिर डिवाइड करेंगे किससे, 10%, क्योंकि के ई हमको दे दिया गया था, कितना था, 10% था और सेकंड वाले के अंदर 18% था। तो 10% से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2,00,000 रुपये आ गए। डेट है नहीं तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी अनलिवर्ड के अंदर कितनी आ जाएगी, 2,00,000 रुपये आ जाएगी। और लिवर्ड के अंदर इक्विटी देखेंगे तो 20,000 में से माइनस करेंगे 7,000। ये 7,000 क्या है, तो ये जो हमने 1,07% के हिसाब से बोरो किया गया है, मतलब एल लिमिटेड ने जो 1,07,000 के 7% के ऊपर बोरो किया गया है तो उसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 20,000 में से 7,000 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 18% से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 72,222 आ जाएगा। इसके अंदर डेट ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी 1,72,222। ईबीआईटी 20,000 रुपये कमा रहे हैं। अज्यूम करेंगे कि 10% इन्वेस्ट करके बैठे हैं यू लिमिटेड के अंदर। ये कहीं पर दिया नहीं गया है, सिर्फ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो स्टेप 1 दिया गया है अर्निंग्स इन द यू लिमिटेड। यू लिमिटेड के अंदर अर्निंग्स कितनी हो रही है, तो अर्निंग्स फॉर द इक्विटी कितनी हो रही है, तो 20,000 रुपये हो रही है। कैसे हो रही है, तो 2 लाख था, हाँ 2 लाख कितनी हो रही है, तो 20,000 रुपये हो रही है। 20,000 कैसे आ रहे हैं, तो ईबीआईटी जो हो रही है वही हमारी अर्निंग्स है। ईबीआईटी कितनी है, तो 20,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट है नहीं इसलिए यहाँ पर 20,000 रुपये ही आएगा। तो 20,000 की अर्निंग आ रही है, अगर इंटरेस्ट होता तो उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट है नहीं यू लिमिटेड के अंदर, क्योंकि डेट है ही नहीं, डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से होगा, तो इसलिए जो ईबीआईटी है वही हमारा क्या हो जाएगा, अर्निंग्स फॉर द इक्विटी हो जाएगा 20,000 रुपीज़ का। हम 10% इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो 20,000 का 10% आपको मिलेगा, तो वो कितना होगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। स्टेप 2 देखेंगे शेयर्स इन द यू लिमिटेड। अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो 2,00,000 रुपये के इक्विटी है, उसके अंदर 10% हमारा है तो 20,000 रुपये हो गए। तो 20,000 हमको मिल जाएंगे, हम मार्केट के अंदर सेल कर देंगे अगर सेल्स को, तो यू लिमिटेड के। और फिर स्टेप 3 देखेंगे बोरिंग्स। अगर क्या बोरिंग को उठानी पड़ेगी हमको, नहीं, कुछ भी बोरिंग उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर बोरिंग तब हम लोग उठाते जब अगर डेट हमको दिया गया होता, डेट हमको दिया गया होता तो हम इतना ही बोरिंग उठा सकते थे और उसी % पर हमको मिलता। लेकिन यहाँ पर डेट है ही नहीं क्योंकि हम लोग अनलिवर्ड फॉर्म के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पर हमको बोरिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर टोटल फंड अवेलेबल कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 19, तो 20,000 ही हो जाएगा। अब 20,000 में से हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो 20,000 में से हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ द फर्म एल लिमिटेड की है, एल लिमिटेड की वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, तो 1,72,222। इसका 10%, क्योंकि हम लोग कितना इन्वेस्ट करके बैठे थे यू लिमिटेड के अंदर, 10% ही इन्वेस्ट करके बैठे थे। और यहाँ पर हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, 10% ही इन्वेस्ट करेंगे। तो जितना वैल्यू ऑफ द फर्म है उसका 10% हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, तो 17,222 हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे 20,000 में से, तो 2,778 का हमारा सरप्लस बच जाएगा। ये हम लोग कब कर रहे हैं, जब हमको प्रोसेस बतानी है आर्बिट्रेज की। अगर हमको इंक्रीज़ करके बताना होता कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे फर्म के अंदर, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग जितना हमारे पास पैसा सरप्लस जितना हमारे पास पैसा अवेलेबल था वो सारा के सारा हम लोग एल लिमिटेड के अंदर लगा देते। लेकिन यहाँ पर एल लिमिटेड के अंदर पूरा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको बोला था आर्बिट्रेज प्रोसेस बताओ, तो प्रोसेस बताने के अंदर हम लोग सरप्लस साइड में निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फर्म एल लिमिटेड की कितनी थी, 1,72,222, उसका 10% इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, तो वो कितना आएगा, 17,222 आएगा। और सरप्लस कितना आएगा, 20,000 में से माइनस करेंगे तो 2,778 आ जाएगा। स्टेप 4 देखेंगे तो बाय करेंगे हम लोग शेयर्स एल लिमिटेड के 10% के हिसाब से। और स्टेप 5 के अंदर क्या आएगा, जो अर्निंग्स है एल लिमिटेड की, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना रहेगा, तो वही रहेगा, क्योंकि हमने 10% ही इन्वेस्ट किया है तो 10% ही हमारा होल्डिंग रहेगा। स्टेप 5 देखेंगे तो अर्निंग्स जो है एल लिमिटेड की वो देखेंगे, तो अर्निंग्स कितनी आएगी, तो ईबीआईटी 20,000 का था, 20,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना होता है जो कि बोरोड के ऊपर होता है, तो हमने तो कोई बोरो किया ही नहीं है तो हमारा तो इंटरेस्ट कोई लगेगा ही नहीं, तो 2,000 ही आएगा। तो नेट अर्निंग हमारी कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। तो जितना हम अर्न कर रहे थे उतना ही हम लोग अर्न करेंगे इसके अंदर भी। जो हम अनलिवर्ड फॉर्म के अंदर अर्न कर रहे थे वही हम लोग लिवर्ड फॉर्म के अंदर भी अर्न करेंगे, इतना ही अर्निंग करेंगे। और इसके अलावा हमारा सरप्लस भी बच जाएगा 2,778 का। इसलिए हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे यू लिमिटेड से एल लिमिटेड के अंदर, जो अनलिवर्ड फॉर्म है उसमें हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे लिवर्ड फॉर्म के अंदर।